प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आपके सीडीपी की क्लास में, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं आपके आने वाले रीट के एग्जाम्स को। तो फटाफट से जल्दी से सभी प्यारे परीक्षार्थी लाइव आ जाएंगे और लाइव आते देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की इस क्लास में वही रीट के जो पीवाईक्यूज हैं, जो रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम उसकी बात करेंगे। कल से फिर आपके टॉपिक शुरू हो जाएंगे और फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा रही हूँ और इसके साथ जो आपके टॉपिक्स बनते हैं मैं उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करा रही हूँ। तो एक बार जल्दी से आते ही देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर फोकस रहेगी आज जो भी आपके रीट के पीवाईक्यूज हैं उसको यहाँ पर फोकस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी है। सबसे पहले एक बढ़िया सा मोटिवेशन जो आप सभी को मोटिवेट करेगा, वो क्या है? द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। सबसे प्रभावी तरीका क्या है किसी भी चीज को करने का? उसको करना होगा। अगर आप किसी भी चीज को करना शुरू ही नहीं करेंगे तो कैसे आप प्रभावी तरीका ढूंढेंगे? तो इसीलिए जब भी किसी भी चीज को शुरुआत कीजिए तो उसको पूरे मन से, पूरे लगन से कीजिए, तो आपको भी उस चीज को करने का इफेक्टिव वे मिल ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर टेस्ट में रहते हैं। देखिए, जो आज के क्वेश्चंस हैं, जो आज मैं आपको प्रश्न करा रही हूं, वही प्रश्न आपको अभी जो 12 बजे के बाद टेस्ट होगा उसमें आपको वही प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर आप प्रश्नों को समझ लीजिए और फिर इस क्लास के बाद वहां पर टेस्ट में उन प्रश्नों को करके देख लीजिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल जी। सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को प्रणाम। स्वाति जी, सीटेट के लिए काम यही आएगा। देखो, सीटेट में क्या होता है, क्वेश्चंस बड़े होते हैं लेकिन कंसेप्ट तो यही होते हैं। तो आप अभी ये वाली क्लास ले लो, आप फरवरी से आपकी सीटेट की क्लास भी लगा दी जाएगी। ठीक है जी। चलो देखो जी, तो जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर टेस्ट देते हैं उनके नाम मुझे याद हो जाते हैं। बेसिकली नीलम चौरसिया, शिवांशी, शिवांशी ओमर का पहली बार नाम आया भाई। शिवांशी बहुत बढ़िया। सुग्रीव बसेदिया जी, सोनल, आकृति, आकृति बहुत बढ़िया। एकता, शकुंतला कुमारी, कुबेर पटेल, रूबी और शाओमी, ये थे कल के टेस्ट के टॉप 10 स्कोरर। भाई सभी को बधाई। जो रेगुलर रहेगा वो टेस्ट में बढ़िया ही परफॉर्म करेगा। आज के जो प्रश्न जो क्लास में अच्छे से कर लेगा वो टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 लेके आएगा। तो इसीलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सीखिए, समझिए। ओके जी, चलिए तो बात करते हैं अपने आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न वो है जो कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था कि होमवर्क का प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का एक पर्पस नहीं है। बताइए, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बताना है इनमें से मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का कौन सा उद्देश्य नहीं है। फटाफट एवरीवन, बहुत बढ़िया। आकृति जी, धीरेन्द्र जी, देखिए धीरेन्द्र ने टेस्ट नहीं दिया। आई थिंक मैं टेस्ट देने गया 3 बजे, ऑफ मिला, सॉरी मैं नहीं दे सका। तो आप क्लास के तुरंत बाद ही टेस्ट दो ना। आप 3 बजे का वेट क्यों करते हो? एक तो जो आप पढ़ के आए हो ना, जो आपके मन में फ्रेश फ्रेश, आपके दिमाग में फ्रेश फ्रेश होता है ना, अगर आप उसको तुरंत से टेस्ट दे दो ना तो फुल नंबर आएंगे। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे बाद उस चीज को रिवाइज करोगे तो नंबर नहीं आने वाले। ठीक है, तो इसीलिए जैसी क्लास खत्म हो वैसे तुरंत ही टेस्ट दे दो। ओके, चलो प्रश्न नंबर पहला, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं होता? बच्चों को मंद विद्यार्थी, मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली के रूप में अंकित करना। बिल्कुल, आप मूल्यांकन के बाद बच्चों को ये नहीं बोलोगे कि तू प्रतिभाशाली है, तू मंद बुद्धि है, तू बेकार है, तू ये नहीं बोल सकते, गलत। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है। बिल्कुल भाई, जिन बच्चों को उपचारी उपाय की आवश्यकता है, मतलब जिनको वीकनेस है, उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल मूल्यांकन कीजिए। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करना। बिल्कुल, जहां पर भी बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है उसको दूर करना। उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल हैं। हमने बच्चे को प्रतिपुष्टि देनी है ताकि वो बच्चा अपने जीवन को, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सके, बिल्कुल बना सके। तो ये सारे पॉइंटर्स सही हैं, ये सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका गलत है, क्योंकि कभी भी हम किसी भी बच्चे को लेबल नहीं करते। लेबल करने का मतलब होता है नाम देना कि भाई तू तो नालायक है, तू तो होशियार है, तुम्हारी क्लास में ऐसा होता है, तुम्हारा ही ऐसा होता है। तो ये लेबलिंग होती है। लेबलिंग कभी मत करो, उस बच्चे को सुधारने की कोशिश करो। ठीक है जी, क्लियर है जी? फटाफट, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। ये था कल का आपका होमवर्क प्रश्न। अब हम आज के प्रश्नों की बात करेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया प्रश्न है। अधिकांश बच्चे डैश वर्ष की आयु में पहला सार्थक शब्द बोलते हैं। बताइए किस मंथ में बच्चा जो होता है वो पहला सार्थक शब्द यानी कि फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड बच्चा बोलता है, फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड बच्चा बोलता है, वो कौन सी एज होती है? देखते हैं कितने बच्चे भाई, वेरी गुड। गुलशान गौतम जी, वेरी नाइस। बताइए क्या है, बताइए भाई। 6 महीने, यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? धीरेन्द्र बोल रहे हैं हम 6 महीने। भाई 6 महीने में तो वो 2 शब्दों का सेंटेंस भी बोलने लगता है। तो यहां पर सिर्फ एक शब्द बोला है, एक मीनिंगफुल वर्ड बोला है। बताइए जी। हाँ जी, टेस्ट कैसे होता है? संध्या तिवारी जी, संध्या तिवारी जी, जो टेस्ट होता है वो आपका जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो यहाँ पर एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करते आप टेस्ट पे पहुंच जाओगे। ना ऐप डाउनलोड करनी, ना कुछ करना, डायरेक्ट टेस्ट पे क्लिक करो और हमारा टेस्ट दे दो। हमने ऐसे ही टेस्ट बनाते हैं हम लोग, फ्री होते हैं बिल्कुल टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट जो होते हैं वो फ्री होते हैं। चलिए बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए आज का पहला प्रश्न। अभी इक्का दुक्का बच्चा कुछ बोल रहा है, इक्का दुक्का बच्चा कुछ बोल रहा है। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए। मैंने यहाँ पर कहा है पहला मीनिंगफुल वर्ड किस महीने में बोलने लगता है, किस महीने में? तो यहाँ पर तो 6 महीने में तो बच्चा मामा काका पापा बोलता है, वो मीनिंगफुल तो नहीं होता। यहाँ पर मीनिंगफुल की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र जी। यहाँ पर वो जो मामा बोलता है, वो जो काका बोलता है, क्या उसका मीनिंग होता है? नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 10 से 13 मंथ्स। ऑप्शन नंबर 4 10 to 13 मंथ्स इसका बिल्कुल सही है। अब वो यहाँ पर बोलेगा मम, अब उस मम के उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, ये मीनिंगफुल नहीं होते। ये आपकी क्या होती है, ये बैबलिंग करता है बच्चा, बलबलाता है बच्चा। तो यहाँ पर 10 से 13 यानी कि 12 महीने के करीब वो एक शब्द बोलना शुरू करता है जो कि मीनिंगफुल होता है, जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। गुलशान गौतम जी आ जाइए, जुड़ जाइए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? भाई सीटेट से इतनी बार आप लोग पढ़ लिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट कीजिए एवरीवन, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो वाइगोत्स्की ने तो सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की। ब्रूनर ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत की बात की। एल्फ्रेड बिने ने वन फैक्टर थ्योरी की बात की, एक कारक सिद्धांत की बात की। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की, जिसके अंदर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि 9 प्रकार की बुद्धियों की बात की। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी का सही होगा। यहाँ पर फ्रेम्स ऑफ माइंड जो बुक है वो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा लिखी गई थी। उस फ्रेम्स ऑफ माइंड के अंदर ही हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4। सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक जोर दिया है? बताइए, हु हैज गिवन मोर स्ट्रेस ऑन फिलोसफी ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म? जो बच्चे, वही मैं बोल रही हूँ, जो बच्चे सीटेट पढ़कर आए, जो बच्चे DSSS पढ़ रहे हैं, KVS पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बिल्कुल हलवा है, हलवा। ठीक है, तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है? तो सामाजिक रचनावाद के जो जनक हैं वो कौन है? वेरी गुड। नो नो नो, प्याजे इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सामाजिक रचनावाद के जनक हैं ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वाइगोत्स्की। प्याजे ने रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि
कट्टर निर्माणवाद की बात की है, मौलिक निर्माणवाद की बात की है। ठीक है, जॉन ड्यूवी जो है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, और कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और इसके साथ साथ जेंडर के बारे में भी कोहलबर्ग ने बताया। तो जेंडर से रिलेटेड कंसेप्ट्स भी कोहलबर्ग के द्वारा ही बताए गए हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, और आपको एक क्वेश्चन से देखो 3 कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। यही तो एक सीडीपी का फायदा होता है, जब आपको एक प्रश्न करते हैं आपको उन प्रश्नों के माध्यम से 4 कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूं क्या सभी को समझ में आ गया है? क्या सभी को समझ में आ गया है? राधा सोनी जी कह रही है मैम वॉइस नहीं आ रही, क्या बाकियों को भी वॉइस में प्रॉब्लम है? कि मुझे यहाँ पर तो माइक ऑन है मेरा, क्या बाकियों को भी यहाँ पर वॉइस में प्रॉब्लम है? मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। वाइगोत्स्की ने सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है, जहां पर वाइगोत्स्की इन 3 कारकों पर जोर देते हैं। कहते हैं सोसाइटी यानी कि समाज, कल्चर यानी कि संस्कृति, और लास्ट लैंग्वेज यानी कि आपकी भाषा। ये 3 अहम रोल निभाते हैं बच्चों के विकास में। ये कौन कहता है? वाइगोत्स्की। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 5, 5th प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दृश्य हानि, जो बच्चा देख नहीं पाता है उसके लिए हानि के लिए उदाहरण नहीं है? जो बच्चा देख नहीं पाता आप उसके लिए क्या यूज नहीं करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो बच्चा देख नहीं पाता है आप उसके लिए क्या यूज नहीं करेंगे? बेटा मैंने शॉर्ट्स की सीरीज भी शुरू की है, जहां पर कल मैंने आपको मनोविज्ञान के इतिहास पर एक शॉर्ट्स बनाया था। मनोविज्ञान के इतिहास पर शॉर्ट बनाया था, तो जाकर वो शॉर्ट सब बच्चे अपने चैनल पर देख लें, और शॉर्ट का जो लिंक है वो आपको CDP by TP टेलीग्राम पर भी दिया गया है, तो वहां से भी आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। ओके, चलिए तो बताइए भाई, जो बच्चे देख नहीं पाते, जो बच्चे अंधे हैं या अल्प दृष्टि हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे बताइए? प्रिंट, बड़े प्रिंट वाली किताब, अ, आवर्धक कंप्यूटर वाली किताब, भाषण संश्लेषक, या पाठ्य पुस्तक की पूरक? बताइए, जो बच्चे देख नहीं पाते आप उनके लिए क्या नहीं करेंगे? इसमें से कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बड़े प्रिंट, सप्लीमेंट टू बुक, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो उसके लिए एक सप्लीमेंट दे दिया। स्पीच सिंथेसाइजर, बोल के बता दिया। मैग्नीफाइंग कंप्यूटर बुक, कि जो कंप्यूटर बुक है जहां पर बोल के बच्चा सुन लेगा, लेकिन बड़ी प्रिंट वाली पुस्तक उसके लिए कुछ यूज नहीं है। चाहे बड़ा प्रिंट हो चाहे छोटा प्रिंट हो, ये बच्चा देख नहीं पाता। अगर बच्चा कुछ देख नहीं पाता है तो उसके लिए बुक्स का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर ए इज द राइट ऑप्शन। नुसरत जी आप जुड़ सकते हैं, पहला प्रश्न इसका सही है, पहला ऑप्शन। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 6। पीछे क्वेश्चन था विजुअल इंपेयरमेंट, यहां पर क्वेश्चन है हियरिंग इंपेयरमेंट। तो आप मुझे बताइए कि हियरिंग लॉस के जो बच्चे होते हैं उनका जो हियरिंग लॉस होता है वो किस टर्म में मापा जाता है? किस में मापा जाता है बताइए जी, फटाफट से कमेंट कीजिए। शकुंतला चरण जी, जो चौथा ऑप्शन था वो क्या था? बुक के बदले कुछ और पढ़ाना। सप्लीमेंट टू बुक, दी बुक बच्चा नहीं पढ़ पाएगा बिकॉज वो देख नहीं पाता, तो बुक के बदले उसको कुछ और सिखाना, सुनकर सिखा दो, है ना? क्लियर है? तो बताइए क्या होगा। देखिए, जो आपका हियरिंग लॉस होता है वो डेसिबल्स में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। याद रखिए, हियरिंग लॉस होता है वो डेसिबल में मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़िए, ये देखिए श्रवण दोष की हम यहाँ पर बात करें, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कितने डेसिबल के बाद बच्चा बहरा कहा जाएगा। देखिएगा, श्रवण दोष किसी व्यक्ति की ध्वनि को पर्याप्त रूप से सुनने में असमर्थता है। श्रवण बाधिता का स्तर अर्थात निम्न, मध्यम, गंभीर या गहन के रूप में होता है। निम्न, मध्यम
गंभीर गहन के रूप में होता है ये। कान के दोष का स्थान अर्थात दोष बाहरी और मध्य कान में या भीतरी कान में कोई भी दोष होगा और जो बच्चा सुन नहीं पाता वो बच्चा बोलने की भी उसकी कठिनाई मानी जाती है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिएगा, निम्न श्रवण बाधिता होती है आपकी 26 से 40, सामान्य श्रवण बाधिता होती है आपकी 0 से 25, मध्यम श्रवण बाधिता आपकी होती है 41 to 55, मध्यम रूप से गंभीर श्रवण बाधिता होती है आपके 56 to 70, उच्च श्रवण बाधिता होती है आपकी 71 to 90 और गहन श्रवण बाधिता मतलब ये दो बच्चे हुए जो बिल्कुल भी सुन नहीं पाएंगे 91 से 120 डेसिबल। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो सामान्य श्रवण सुनेगा जिसकी डेसिबल 0 से 25 की होगी, लेकिन 25 के बाद जाते ही बढ़ते ही उसको सुनने में कठिनाई शुरू हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। तो जो स्क्रीनशॉट लेगा वो याद कर लीजिएगा कि सामान्य श्रवण कौन सा होता है और श्रवण जितना बढ़ता जाएगा उतना ही उसकी बाधिता भी बढ़ती जाएगी। ओके, बिल्कुल मैं साइड हूं भाई, मैं खड़ी हूं, आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गामक कौशल। मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूं, जब भी हम मोटर स्किल्स की बात करते हैं, जब भी हम गामक कौशलों की बात करते हैं, तो दो प्रकार के मोटर स्किल्स होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर और दूसरा होता है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर को आप कहते हैं स्थूल गामक और फाइन मोटर को आप कहते हैं सूक्ष्म गामक। सूक्ष्म एफ से फाइन और एफ से फिंगर। तो जो काम फिंगर की मदद से होंगे वो आपके सूक्ष्म गामक में होंगे और जो बड़ी मांसपेशियां बिग मसल्स की मदद से होंगे वो आपके स्थूल गामक में होंगे। तो आप देख लीजिए फाइन में क्या होगा, फिंगर की मदद से काम होगा। देखो किस में फिंगर की मदद से काम हो रहा है। देखिए क्लाइंबिंग जब चढ़ते हो तो ये तो पूरा हाथ ऊपर जाता है भाई, चढ़ने पे रस्सी पकड़ते हो पूरा हाथ हिल रहा है, तो जब पूरा हाथ हिलेगा तो ग्रॉस मोटर होगा। होपिंग यानी कि कूदना, अब जब कूदते हो, ये कूद रही हूं मैं यहाँ पे, तो मेरा पूरा पैर और पूरे हाथ वर्क कर रहे हैं, तो ये भी आपका ग्रॉस मोटर के अंदर स्थूल गामक के अंदर होगा। दौड़ने में भी तो पूरे हाथ और पूरे पैर काम कर रहे हैं, तो ये भी ग्रॉस मोटर में होगा। लेकिन लिखने के अंदर सिर्फ आपकी फिंगर्स ही काम करती हैं, तो ये आपका राइटिंग जो है वो फाइन मोटर के अंदर होगा। राइटिंग जो है ये आपका फाइन मोटर के अंदर होगा, यानी कि सूक्ष्म गामक के अंदर होगा। क्या आप समझ गए हैं? इसकी ट्रिक क्या है? एफ से फाइन और एफ से फिंगर। इस ट्रिक पर भी मैं शॉर्ट्स बना दूंगी ग्रॉस और फाइन पे। आपको जितने भी मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी, कल मैंने शॉर्ट्स बनाया था लाइफ स्किल पे, तो लाइफ स्किल पे शॉर्ट कल बन गया आपका, वो आज और कल में डल जाएगा। और आज मैं आपका शॉर्ट्स बनाऊंगी किसका? ग्रॉस मोटर और आपका फाइन मोटर का, तो वो भी शॉर्ट्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई है। अब एक फिगर भी देख लो इसकी, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए ग्रॉस मोटर में जहां पर आपकी बड़ी मांसपेशियां काम करती है, जैसे कि स्किपिंग करना, कूदना और साइकिलिंग करना यानी कि साइकिल चलाना, वहीं पर फाइन मोटर एफ से फाइन और एफ से फिंगर। तो फिंगर में क्या होता है, आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप ब्रशिंग कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ये सब आपका किसका है? फिंगर का कमाल है। तो ये क्या होगा? फाइन मोटर के अंदर होगा। क्या ये बारीकी याद रखेंगे? सुग्रीव, वंदिता, शाओमी, जूही, हार्ट ट्रकर, आकृति, फाइनल डेस्टिनेशन भी आ गए, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न नंबर 8। स्कीमा का अर्थ क्या है? स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को आप कहते हैं, स्कीमा जो होता है वो क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मानसिक संरचना होता है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है। तो आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ो और बताओ मानसिक संरचना की बात कहां पर हुई है? मानसिक संरचना की बात कहां पर हुई है बताइए। चंकिंग मैकेनिज्म, लर्निंग टेक्निक्स
ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी या डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। बताइए, वेरी गुड, सबने ही सही बताया। स्कीमा क्या होता है? ये वो ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स है, ये वो संगठित सूचना है जो कि आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। बेसिकली स्कीमा एक खाली बर्तन होता है जिसके अंदर हम नॉलेज को, ज्ञान को डालते हैं। नॉलेज को, ज्ञान को डालते हैं, ये वो खाली बर्तन होता है। ठीक है, तो खाली बर्तन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। याद रखेंगे, आप भूल जाएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न रीट में और बाकी सब स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए प्रश्न नंबर 9, किसने ये पूरा का पूरा डिफाइन दिया? देखिएगा, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों को बुद्धि को विभिन्न बुनियादी कौशलों में विभाजित करने के लिए जाना जाता है, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, इसे संसाधित करने और फिर इसका उपयोग तर्क और समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। बताइए, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? मैं आपको हिंट दे रही हूं। इन्होंने त्रिआर्चिक थ्योरी दी थी, जिसके अंदर CEC की बात की थी, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्सचुअल। इन्होंने क्या दिया था? त्रिआर्चिक थ्योरी दी थी। त्रिआर्चिक थ्योरी में ही तो होता है कि पहले तो त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया था, त्रिआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तंत्रीय सिद्धांत दिया था बुद्धि का। वो कौन है? हिंट के लिए बता दिया। अब जिनको आता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो क्या क्या करेंगे बताइए। CEC की बात की है, 3 इंटेलिजेंस की बात की है। पहली है कंपोनेंशियल, दूसरी एक्सपीरियंशियल, तीसरी कॉन्टेक्सचुअल। यानी कि तीनों के तीनों आपको पता होनी चाहिए। वेरी गुड। नो नो नो, धीरेन्द्र गिलफोर्ड की कहां बात है? इसमें तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये कहा था। गिलफोर्ड ने तो बुद्धि का 3D मॉडल दिया था। ठीक है जी। और जीन प्याजे ने कॉग्निटिव लर्निंग की बात की। जेरोम ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव लर्निंग। तो इसका जो आंसर है वो है चौथा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिए, जिसको नहीं पता प्लीज नोट डाउन। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहते हैं कि बच्चे को संदर्भ के अनुसार पढ़ाइए, बच्चे को तर्क वितर्क करने दीजिए और बच्चा अपने जीवन की समस्याओं को, स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात की है, अपने जीवन की समस्याओं को अपनी बुद्धि, जो कॉन्टेक्चुअल बुद्धि है, संदर्भीय बुद्धि है, उसको लगा के हल कर लेगा। तो ये 3 इंटेलिजेंस के टाइप और त्रिआर्चिक थ्योरी की बात रॉबर्ट स्टर्नबर्ग करते हैं और यही इसका आंसर है। समझ में आया? हार्ट ट्रकर जी, बिल्कुल समझ में आया। बेटा त्रिआर्चिक और 3D में डिफरेंस है। 3D मॉडल के अंदर आपके कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट की बात है। 3D मॉडल की जो ट्रिक थी वो CPP थी, कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट की बात है। आप इसको कॉप भी कह सकते हैं। कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट की बात है और इसकी CEC। ठीक है, ये याद रखो, बारीकी इतनी बार पढ़ा दिया है फिर भी ना भूल जाओ भाई। ठीक है, तो याद रखो। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 10। चलिए, बुद्धि लब्धि के विभिन्न स्तरों के आधार पर श्रेणीय समूह का चयन कीजिए। Select the educable group based on different levels of IQ। आपको बताना है ये जो आपके IQ की अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी IQ का ग्रुप वो है जिसको आप पढ़ा सकते हैं, जिसको आप एजुकेट कर सकते हैं। बताइए, जितनी ज्यादा IQ उतना ही एजुकेट आप उतना कर सकते हैं। तो आप दिमाग लगाइए, ज्यादा IQ होगी तो उसको आप एजुकेट कर सकते हैं, अगर IQ कम होगी तो एजुकेट नहीं कर सकते, वो MR की श्रेणी में। ये चारों के चारों MR की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको अभी इनको एक्सप्लेन करूंगी। मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में आते हैं, जिनको अब कहा जाता है क्या? जिनको अब ID यानी कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहा जाता है। नोट डाउन दीज पॉइंट्स। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड यानी कि बौद्धिक अक्षम कहा जाता है। ठीक है जी।
अब आप बताइए कितने से कितने के बीच में जो आईक्यू में बच्चे होंगे जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 70 to 90, 30 to 50, 50 to 70 है। अब मैं आपको एक बार ये दिखाती हूँ, देखिएगा यहाँ पर जो आपके 1 सेकेंड जो एमआर की श्रेणी में अगर हम कहें तो माइल्ड रिटार्डेशन वाले होते हैं 50 से 70 के बीच में, ये होते हैं एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड। आपने देख सोच समझ के लगा दिया 70 to 99। आप मुझे बताइए कि एमआर की श्रेणी में 70 to 99 आते हैं? नहीं, 70 के नीचे जितने होते हैं ना वो आते हैं एमआर की श्रेणी में। 70 to 99 तो एमआर की श्रेणी में आते ही नहीं, तो आप आंसर लगा ही कैसे रहे थे? सोच समझ के आंसर दीजिए। स्पेशल एजुकेशन से हूं, मेरे को अच्छे से आता है। धीरेन्द्र जी अच्छे से आता है तो फिर क्यों गलत दिया? यहाँ पर मॉडरेट रिटार्डेशन में आते हैं 35 से 50। इनको आप सिर्फ ट्रेंड कर सकते हैं, हिंदी में भी नीचे लिखा आप लोग पढ़ सकते हैं। और सीवियर रिटार्डेशन में आते हैं 20 से 35, कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड और प्रोफाउंड रिटार्डेशन में आते हैं बिलो 20। जो इन दोनों को तो ना ट्रेंड कर सकते हैं और ना एजुकेट कर सकते हैं। तो हल्की मंदता वाले 50 से 70 ही होते हैं आपके शिक्षणीय मंद बालक। तो आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हुआ फटाफट से बताइए। अच्छा सबका देख के नहीं, किसी का नहीं देखना, आपने अपना दिमाग लगाइए। संध्या जी, वंदिता जी एंड एवरीवन, किसी का चीटिंग करके तो भाई गलती होता है। आप कभी भी चीटिंग करके देख लेना एग्जाम में, उसने क्या लिख दिया उसकी कॉपी में झांक लो, भाई गलत है। अपना करो, अपना सबसे बेस्ट होता है। और भाई सामने वाला कोई तुम्हें सही नहीं बताएगा, उसको भी पेपर निकालना है, वो तुम्हें सही नहीं बताएगा, ये बात याद रखो, ठीक है जी। तो आंसर क्या हुआ इसका? तीसरा 50 to 70। जो ये वाली श्रेणी है ये एवरेज, बिलो एवरेज होते हैं। ये कौन से होते हैं? बिलो एवरेज होते हैं, ये एमआर में नहीं आते। तो यहाँ पर 30 से 50, बिलो 50 नहीं है, 50 to 70। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि गलतियां आज बहुत कर रहे हो सब लोग। और इस क्लास को लाइक करो ताकि एग्जाम से पहले इसको पढ़ के जाना है इस क्लास को। शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता की इकाई क्या है बताइए? ये होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, इस तरीके के बने होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं पे ही क्या होते हैं? जीन्स चिपके हुए होते हैं। जीन्स जो होते हैं वो चिपके होते हैं, और यही जीन्स जो होते हैं वो आपकी हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम को आपको ट्रांसफर करते हैं। तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3। जीन्स ही वो मौलिक इकाई है जो वंशानुक्रम को आगे डॉटर सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। क्रोमोसोम्स निषेधित अंडा और युग्मज नहीं है। याद रखेंगे, आसान प्रश्न है। जब मैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पढ़ाती हूँ तब भी मैं आपको ये क्वेश्चन भी तब भी कराती हूँ, ठीक है। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 12। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? इंटीग्रेटेड एडुकेशन। अब दो टाइप की शिक्षा थी, एक तो इंटीग्रेटेड और दूसरी इंक्लूसिव। तो पहले प्रश्न आया है इंटीग्रेटेड से, ये आपके रीट के पेपर के प्रश्न है। जो इंटीग्रेटेड एडुकेशन है उसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करेगी बताइए? द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी, एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। फटाफट से मुझे कमेंट करें और बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। एवरीवन हियर शुड कमेंट, एवरीवन। द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एडुकेशन, जो समन्वित शिक्षा है, जो एकीकृत शिक्षा है, उसकी सक्सेस किस पर निर्भर करती है? तो उसकी सक्सेस किस पर निर्भर करेगी? अभी तक किसी का भी सही नहीं है, एक सिंगल। यूनिटी कह रही है मैम ए होगा फिर सी होगा, तो यूनिटी ने थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया, इसका आंसर ए है बेटा। ये आपका DSSB का भी प्रश्न है, ये आपका रीट का भी प्रश्न है, और ये आपका यूपी वाले एग्जाम्स का भी प्रश्न है। इसका आंसर है पहला,
द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के समर्थन पर ही आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन निर्भर करती है। ए इज द राइट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, 200% श्योर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 प्रश्न, समावेशी शिक्षा की सफलता। अब पीछे क्या था, इंटीग्रेटेड, ये वाला है इंक्लूसिव। ठीक है, पढ़ो, बताइए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन सा सही होगा। बताइए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन सा सही होगा। समावेशी शिक्षा की जो सफलता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो सफलता है वो किस पर डिपेंड करेगी, ये उससे डिफरेंट है। ये इंक्लूसिव है जहां पर हर बच्चे के साथ इक्विटी रखी गई है, उसकी आवश्यकता को ध्यान दिया गया है। अब बताओ जी क्या होगा, सामुदायिक समर्थन पर, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। इसका आंसर है बेटा फोर्थ, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, अध्यापकों में अभिवृत्तात्मक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स को मेन रोल दिया गया है। टीचर ही बच्चे को फैसिलिटेट करेगी, टीचर ही बच्चे को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए पढ़ाएगी। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ है, नो बी नहीं है, ऑप्शन फोर्थ। टीचर का मेन रोल बताया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सुविधा देना। ये दोनों प्रश्न सेम है लेकिन टर्म डिफरेंट है। पहले अगर इंटीग्रेटेड आए तो कम्युनिटी सपोर्ट, और अगर इंक्लूसिव आए तो एटीट्यूडनल चेंज इन टीचर्स। ठीक है, सीटेट सीडीपी आपकी कैसे मिलेगी रानू जी, अगर आपको सीटेट की सीडीपी चाहिए तो यू कैन कनेक्ट ऑन आवर पेड क्लासेस, और पेड क्लास में कनेक्ट करेंगे वहां पर। कल मेरी पहली क्लास हुई सीटेट में, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि पाठ की प्रस्तावना कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके, तो वो बैच आप कनेक्ट कर सकते हैं, 55 ऑफ पे है। रेनू जी अभी मैसेज कीजिए, मैं आपकी बात करा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो यहां पर इसका चौथा करेक्ट है, फोर्थ। आज क्या हो रहा है रे प्रभु, हे राम, हे जगन्नाथन, हे प्रभु, तो वो प्रभु ही निकल रहा है आज। तो ये दो कंसेप्ट है, इन दो कंसेप्ट को सीखो। मैं आपको यहाँ पर ये दो कंसेप्ट क्लियर करूंगी। ये देखिए स्कूल में स्कीम्स आई थी डिसेबल्ड वालों के लिए, एक थी आईईडीसी और एक थी आईईडीएसएस। आईईडीसी में क्या था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और आईईडीएस में क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, यहां पर क्या था, सुविधाएं तो लाई गई लेकिन बच्चों पर नहीं ध्यान दिया गया बिकॉज कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया। यहाँ पर क्या था, टीचर्स के एटीट्यूड में परिवर्तन लाया गया जिससे कि बच्चों को पूरी सुविधाएं दी गई, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनको पूरी सुविधाएं यहाँ पर दी गई। यहाँ पर रैम्प बनवाने की बात हुई, दरवाजे चौड़े करने की बात थी, एम्बोस टाइल्स लगवाने की बात हुई, काफी चीजों की बात यहाँ पर हुई थी, इंक्लूसिव एजुकेशन। और अब जो एनईपी आई है उसमें तो इंडियन साइन लैंग्वेज यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा की भी बात की कर दी गई। तो डिसेबल्ड बच्चों को पूरी सुविधाएं यहाँ पर देने की बात है। ठीक है जी, हाँ जी। अब तो मैडम जी ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है। अरे बाबा नहीं, पढ़ना और ना पढ़ना नहीं है, प्रश्नों को सुलझाओ। जहां पर मैं आपको टॉपिक भी दे रही हूँ, प्रश्न भी करा रही हूँ, रेगुलर हूं मैं, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है आप भी रेगुलर रहें टाइम पर। टाइम कितने बजे का है रे बाबा, 11 बजे का टाइम है, आ जाओ, बैठ जाओ, चिपक जाओ भाई अपनी कुर्सी पर। ठीक है, तो 12 बजे तक तो भाई तुम्हें इतना ज्यादा समझा दूंगी ना, सिखा दूंगी, तुम्हें भी लगेगा भाई मैडम आज कुछ ना कुछ सीख कर तो गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 14। और इसके बाद जो टेस्ट होगा ना, अभी 12 बजे से क्लास खत्म हो जाएगी, 12:05 12:10 जो भी रहेगा टाइम, तो जैसी क्लास खत्म होगी विद इन 5 मिनट्स कमेंट्स में आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा। क्वेश्चन यही आएंगे सारे के सारे, उन टेस्टों को सॉल्व करो और उनको सुलझाओ। ठीक है, क्लियर, चलो ये पढ़ो।
अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का झुकाव, ग्रंथालय में निरक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या फिर निदानात्मक शिक्षण। चलो जी, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, ये तो सही हुआ, गुड। तो लक्ष्मी प्रिया साहू, आर्ट ऑफ टीचिंग बस आपके कारण सही हुआ, वरना वो सीटेड से बाहर डिफरेंट थी। हाँ, डिफरेंट तो थी। यूट्यूब पर शायद कोई इतना अच्छा, अरे थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है। देखो आप सभी कमेंट्स, आप लोगों के पेपर निकल जाते हैं, मतलब ये खुशी अलग ही होती है। मतलब आई एम गेटिंग इमोशनल अगर ऐसा होता है, मतलब खुशी होती है भाई, जो बच्चों का पेपर निकल जाता है और आर्ट ऑफ टीचिंग में बढ़िया स्कोर आता है तो बड़ी खुशी होती है। तो ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक टीचिंग करो, इसमें क्या होता है, बच्चों के जो वीकनेस होते हैं ना, जो बच्चों की कमियां होती हैं, उनको क्या करना होता है, उनको पहचानो, उनको ठीक करो। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 15। एनसीटी द्वारा अभिकल्पित किए गए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या है? जो एनसीटी ने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, कल शाम की क्लास में हमने पढ़ा था पी मोस्ट, याद है आपको? पी मोस्ट याद है आपको? पी मोस्ट पढ़ा था कल हमने, जो मैंने कहा था एनसीईआरटी ने आपका रेगुलेट किया है। आ रहा है कुछ याद? अब ये जो टीचर का प्रोग्राम है, ये एनसीटी ने किया था। अब जो बताओ, जो ये टीचर के एजुकेशन के प्रोग्राम जो एनसीटी लाया था, उसके अंतर्गत क्या था? बताइए, उसके अंतर्गत क्या था, बताइए। महिला शिक्षकों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना, शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए सरकार की सहायता करना, और विशेष शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित। भाई बिल्कुल सही भाई, सी दे रहे हो, डी दे रहे हो, इसका डी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। टू रेगुलेट द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्पेशल टीचर्स, जो स्पेशल टीचर्स है हमारे, भाई देखो धीरेन्द्र भी हमारे स्पेशल टीचर ही बनेंगे, तो जो हमारे स्पेशल टीचर्स है ना, उनके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेकर आया था एनसीटीई। ठीक है, शाम वाली क्लास लो भाई, क्यों दिक्कत है, क्यों लेनी? अगर टाइम है, अगर पढ़ना चाहते हो तो लो क्लास। ठीक है, चलो बात करेंगे अपने फाउंडेशन मंथ की। बहुत बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं सीडेट की क्लास आप शुरू करो। तो देखिए फाउंडेशन बैच में केवीएस की, DSSB की, सीटेट की, तीनों के तीनों क्लास चल रही है। बीएसएस टेट की जो बिहार के स्पेशल के एस्टेट का जो फेज 2 है, उसी भी क्लास है। जेटेट की भी क्लास है, यूपी टेट, यूपी सुपर की भी क्लास है। तो आप सभी फायदा उठाओ डिस्काउंट का, जो कि अभी चल रहा है 55 ऑफ। ठीक है, और सीटेट की क्लास शुरू हो चुकी है, कल पहली क्लास हुई है। तो देरी ना करते हुए 5 महीने का शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि हम ये 5 महीने में क्या क्या करने वाले हैं सीटेट वाले बच्चों के लिए, पेड वालों के लिए मैंने कल बताया था। तो वो क्लास भी देख लेना और आज से ही जुड़ जाओ नई क्लासेस में। ठीक है, बाकी जेटेट है, यूपी टेट है, यूपी सुपर है, DSSB, केवीएस, बीपीएससी भी है, लेकिन बीपीएससी में मेरा रोल नहीं है। बाकी बीएसएट फेज 2 भी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंक्वायरी पर कॉल करें, मैसेज करें और बढ़िया तरीके से इसको कर लें। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब 16 से लेकर 30 तक प्रश्न आएंगे, 16 से लेकर 30 तक प्रश्न आएंगे अब। ठीक है, चलो पढ़ो। अवलोकन अधिगम को इस रूप में भी जाना जाता है, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसको किस रूप में जानते हो आप, बताइए, चलिए बताइए। अवलोकनीय अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को किस रूप में जानते हो आप, फटाफट से। और अगर क्लास पसंद आ रही है ना, तो क्लास को बढ़िया वाला थम्स अप तो दे दो यार। चलो, तो इसको आप मॉडलिंग और अनुकरण दोनों ही कहते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात एल्बर्ट बेंडूरा ने की थी, और एल्बर्ट बेंडूरा कहते हैं जिसके जिस बिहेवियर से आप आकर्षित होते हैं, आप उसके बिहेवियर को कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं, और आप उसको मॉडलिंग भी करते हैं। तो अनुकरण और यहाँ पर मॉडलिंग की बात, दोनों की बात की है एल्बर्ट बेंडूरा ने। तो इसका बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी, चलिए आसान है। एल्बर्ट बेंडूरा को देख लो भाई। एल्बर्ट बेंडूरा कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है, हम दूसरे पर्सन को देखकर अपने बिहेवियर में बदलाव लाते हैं, हम भी लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन बच्चियों का एग्जाम्पल दिया। ये जो दो लड़कियां हैं, ये चॉपस्टिक से चाउमीन वगैरह खाने गई, लेकिन चॉपस्टिक से खाना नहीं आता था इनको, तो इन्होंने, ये लड़के किस प्रकार चॉपस्टिक से खाना खा रहे हैं इसको देखा और इसको कॉपी करके ये भी खाने लगी। तो इसको ही आप कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA जो था, इसने किस पर मुख्य फोकस किया? इसके नाम को समझो, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसने किस स्तर पर ज्यादा फोकस किया? एवरीवन, वेरी इजी यार, वेरी इजी, बताओ। वेरी गुड। तो इसने सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा पर अधिक फोकस किया। सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी, कॉलेज और एलिमेंट्री पर नहीं। सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी होती है? ये 9 से लेकर 12 साल तक आप सेकेंडरी लेवल कहते हैं। 9 और 12 क्लास, मतलब 9 से 12 क्लास तक। ठीक है, चलिए बात करेंगे RMSA के बारे में। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA बेसिकली ये 9 से लेकर 12 तक की बात करता है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर सेकेंडरी लेवल को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जाए, बच्चों के जो जेंडर, सोशो इकोनॉमिक और डिसेबिलिटी के जो बैरियर हैं उनको खत्म कर दिया जाए और यूनिवर्सल एक्सेस मिले, हर बच्चे को पढ़ाया जाए, हर बच्चे को शिक्षा दी जाए। इसकी बात RMSA ने करी थी। 2005-2006 RMSA याद रखना। ठीक है, क्लियर लगी? क्लियर लगी? आगे बढ़ो, बात करेंगे प्रश्न नंबर 18, 18वां प्रश्न। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पाठ प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्टरी स्किल, जब आप किसी भी पाठ को शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो इंट्रोडक्टरी स्किल यानी कि प्रस्तावना कौशल। अब आप मुझे बताइए प्रस्ताव रूल क्या है? पाठ, जब आप प्रस्तावना, जब आप किसी पाठ को शुरू करते हैं तो आप किस चीज से पाठ शुरू करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपका पाठ शुरू किया नाउन का, तो जो नाउन पर आपकी पहले की नॉलेज है ना, मैं उसको नई नॉलेज से कनेक्ट करते हुए पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से कनेक्ट करते हुए पढ़ाना होता है पाठ प्रस्तावना में। लेक्चर देना, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, होमवर्क नहीं होता। बेसिकली जब भी कोई नया चैप्टर आप लोग शुरू करें स्कूल में, तो आप हमेशा पुराने ज्ञान को कनेक्ट करके नया चैप्टर शुरू करें। ठीक है जी, क्लियर आएगा? क्लियर आएगा? आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर अगला। पाठ प्रस्तावना में पुराने नॉलेज को नए से कनेक्ट करना है। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? टीचिंग मैक्सिम्स इनमें से कौन सा नहीं है? शिक्षण का सूत्र इनमें से कौन सा नहीं है? आप बताइए। शिक्षण के सूत्र आपके पेपर में है, आपके सिलेबस में है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डेफिनेट टू इंडेफिनेट, सीन टू अनसीन, या फिर डिडक्शन टू इंडक्शन। तो आगमन से निगमन, एक मिनट रुको, यहाँ पर इसको उल्टा करते हैं, ये है निगमन और ये है आगमन। तो निगमन से आगमन कोई सूत्र नहीं है, बाकी सभी आपके सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी, बेटा सीन टू अनसीन तो है ना, जो आपको दिखता है और जो आपको नहीं दिखता। बेसिकली यहाँ पर लोकल से ग्लोबल की बात की गई है। यहाँ पर लोकल टू ग्लोबल की बात की गई है। लोकल टू ग्लोबल को ही सीन से अनसीन पर कहा गया है। ठीक है, तो सी भी है, बी भी है, ए भी है, लेकिन डी डिडक्शन टू इंडक्शन नहीं है, निगमन से आगमन नहीं है, उल्टा लिखा गया है, बल्कि आगमन से निगमन है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्लियर? एवरीवन, वनीता जी, शकुंतला, धीरेन्द्र, सबको क्लियर? हाँ जी, शाओमी, अम्मू, स्वाति, हैरी पॉटर, यूनिटी। चलिए
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 20। अब सिर्फ 10 ही प्रश्न इसके बाद रह जाएंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 20, डिसएबिलिटी टू रीड एंड राइट, वो कौन सी डिसेबिलिटी है जहां बच्चा पढ़ नहीं पाता, अगर गलत पढ़ेगा तो गलत ही लिखेगा। तो ये वो डिसएबिलिटी है जहां पर रीड और राइट की समस्या है, गलत पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, जब ये दो लेटर्स है बी और डी, दोनों सिमिलर हैं, तो इसने बी को डी पढ़ लिया तो इसने लिख दिया डैट और इसने लिख दिया बॉग। जब पढ़ा गलत तो लिखा भी क्या, गलत। इसको लिखना था बैट, यहाँ लिखना था डॉग, लेकिन सिमिलर लेटर होने की वजह से बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। उसको आप बोलते हो डिसलेक्सिया, यानी कि पठन विकार। ऑटिज्म में जो बच्चा होता है वो सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, सामाजिक संपर्क नहीं कर पाता, और इसी के साथ साथ बच्चा जो होता है वो एक ही व्यवहार को रिपीट करता है, तो रिपीटिटिव बिहेवियर इसको आप कहते हैं। अब डिस, यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया, ये प्र है। डिस्प्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, बच्चे के आई, बच्चे के हैंड और ब्रेन में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, ठीक है। और अप्रेक्सिया, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, सेकंड ऑप्शन। चाहे डिस लिखा हो चाहे अ लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है, आप सेम मानिए, ठीक है। क्लियर। पढ़ने में डिसलेक्सिया, हाँ, लेकिन डिस्ग्राफिया नहीं है तो आप डिसलेक्सिया मानिए, वंदिता। चलिए आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 21। आसान प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे व्यक्ति द्वारा नया माना जाता है, ये किसने कहा। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे व्यक्ति द्वारा नया माना जाता है, ये किसने कहा। एच.डी. बुर्नेट ने, ई.एम. रॉजर ने, एम.बी. मिलर्स ने, या डी एलन ने, डुलाइट एलन ने, बताइए एवरीवन। शाबाश, बताइए एवरीवन, बिल्कुल सही। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ई.एम. रॉजर्स ने। रॉजर्स ने ये कहा था कि नवाचार एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति द्वारा नया, क्योंकि जो उसके लिए, जिस व्यक्ति के लिए जो नया है वो उसके लिए नवाचार है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, इसका बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 22। भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस समिति ने सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन पर चर्चा की, बताइए। भारतीय इतिहास में किस समिति ने सबसे पहले वेस्टेज और स्टैग्नेशन पर ध्यान दिया था। वेस्टेज और स्टैग्नेशन, बताइए। वेस्टेज और स्टैग्नेशन पर सबसे पहले किसने ध्यान दिया था। 44 यहाँ पर लाइक हो चुके हैं भाई, बाकी बच्चे एक साथ लाइक करें, बहुत बढ़िया। तो वेस्टेज और स्टैग्नेशन पर किसने ध्यान दिया था, तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हर्टॉग कमेटी। हर्टॉग कमेटी ने ही सबसे पहले वेस्टेज और स्टैग्नेशन पर, सी नहीं होगा, नो। यशपाल कमेटी ने कहा कि जो बैग का बर्डन है, जो बैग का बोझ है ना, उसको कम करो। मेहता भी नहीं है और जाकिर हुसैन भी नहीं है, इसका आंसर है पहला, दैट इज हर्टॉग। किसी ने हर्टॉग दिया था, नो। तो हर्टंग कमेटी इज द राइट ऑप्शन। हर्टॉग कमेटी इंग्लिश में कहा जाता है हर्टॉग, ठीक है। तो हर्टंग कमेटी, हर्टॉग कमेटी 1928 में आई थी और इसी ने ही सबसे पहले वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात की थी कि बच्चे पे आप बहुत सारे रिसोर्सेस लगा रहे हो, वो वेस्ट है। और स्टैग्नेट, बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो ब्लॉक हो चुका है, स्टैग्नेट हो चुका है, एक जैसा हो चुका है, ठीक है जी, याद रखिएगा। आज के प्रश्न आ रहा है मजा या लग रही है सजा, एवरीवन। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 23। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में सबसे अच्छी जानकारी किसकी होनी चाहिए। अगर एक बच्चा, अगर एक टीचर अपने विद्यार्थियों को समझना चाहता है, ये भी आपके रीट के पेपर का प्रश्न है, बताइए। अगर एक बच्चा अपने, अगर एक टीचर अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को समझना चाहता है तो वो क्या करेगा। वो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करेगा, वो बच्चों को समझने की प्रवृत्ति पे ध्यान देगा, वो
विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी की मत को देखेगा तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 24। मैं उम्मीद कर रही हूं सभी बच्चों को प्रश्न समझ में आ रहे हैं और बढ़िया तरीके से हर प्रश्न को आप सुलझा रहे हो। जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्योंकि एक प्रश्न आपके लिए बहुत नए प्रश्न है, तो जैसे ही क्लास खत्म होगी इसके बाद टेस्ट का लिंक आएगा। सब बच्चों ने क्लास के खत्म होते ही विद इन 5 मिनट्स वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेस्ट देना, ठीक है। चलो, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर बच्चे किस स्टेज में बनते हैं, बताओ। सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, पेरेंटल कंट्रोल से भी बाहर निकलते हैं। पेरेंट्स का कंट्रोल भी उनको पसंद नहीं होता, उनको सिर्फ अपने फ्रेंड्स ही पसंद होते हैं। तो ये है एडोलेसेंस, यानी कि 12 से 18 साल की जो आयु होती है ना, किशोरावस्था, इस दौरान बच्चे इस प्रकार की व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 से 18, एडल्ट अर्ली चाइल्ड नहीं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। ब्रूनर के अनुसार, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? शाओमी जी, अरुण जी, खाशका जी, अनामिका, वंदिता, पूजा, अमू। चलो प्रश्न नंबर 25, 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ब्रूनर के अनुसार किसी बालक में प्रत्यक्षीकरण या बोध के तरीके कौन से हैं जिनसे वह सूचनाओं का प्रत्यसन करता है, बताइए। ब्रूनर ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी है, ब्रूनर ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी है। अब कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर जो ब्रूनर भाई साहब हैं वो कौन से 3 प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ब्रूनर की, वो क्या थी कि ब्रूनर के 3 प्रतिनिधित्व होते हैं। वो क्या होते हैं? इनएक्टिव, आइकॉनिक, इसको वैसे ई से कहा जाता है, EIS, सिंबॉलिक। ये ट्रिक है ब्रूनर के कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। चौथा गामक, संवेदन और प्रतीकात्मक इज द राइट ऑप्शन, EIS। शॉमी ने इतनी बार देखो लिख दिया EIS EIS, क्या बात है। तो ब्रूनर ने जो अपनी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी है उसके अंदर कहा है कि बच्चा पहले तो सक्रिय रहकर, जब तक वो उस चीज को छू ना ले फिजिकली, तब तक वो उस चीज के बारे में नहीं जानता। जब फिजिकली छुएगा उसके बाद उसकी पिक्चर्स को, इमेज को और आइकन को देखेगा और फिर लास्ट में वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। यानी कि पिक्चर ना हो तब भी वो रिसर्च करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा। ये किसने कहा? ये कहा था स्किनर भाई साहब ने, याद, ओ सॉरी, ब्रूनर भाई साहब ने। स्किनर तो चाचा है भाई हमारे। चलिए प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित विधियों में से शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने के अवसर दे सकते हैं, बताइए। वो कौन सी विधि है जिसमें हम बच्चों को पार्टिसिपेट करने के अधिक से अधिक अवसर देते हैं? इनमें से कौन सी विधि वो है जिसमें बच्चा जो है वो अधिक से अधिक भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, बताइए। तो यहाँ पर प्रदर्शन, निगमन, विश्लेषण नहीं, जो प्रश्नोत्तर विधि है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, उसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव रहता है। क्यों कहा मैंने? क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा, आंसर दिया जाएगा, और बाकियों में डेमोन्स्ट्रेशन में सिर्फ टीचर ही एक्टिव होती है, क्योंकि टीचर ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है। डिडक्टिव में भी एक्चुअली देखा जाए तो रूल्स पर ध्यान होता है, यानी कि रटने पर ध्यान है, और एनालिसिस में बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो ये बोरियत भी इसमें आ जाती है, बोरियत भी इसमें आ जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 3। एनालिसिस में क्या होता है? बड़ी चीज को टुकड़ों में तोड़ के समझा जाता है, और इंडक्टिव में क्या होता है? एग्जाम्पल से रूल रटवाया, मतलब आप कहिए तो
एग्जाम्पल से रूल, ये भी बोरियत आती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप आंसर दे रहे हो, फिर आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं आंसर, तो दोनों एक्टिव रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतः क्रिया होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 27, 27। आज शिक्षक के समान में हास हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? जो टीचर है ना, उसकी आजकल रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी कि पहली गुरु माना जाता था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों टीचर्स की पहले की तरह रिस्पेक्ट नहीं होती? क्यों टीचर सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बच्चों को पढ़ाते हैं? ऐसा क्यों है, बताइए, रीजन दीजिए मुझे। परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग करना, अधिक रुपए कमाने की ललक, बच्चों के साथ उनका अनुबंध ही ठीक नहीं है। मतलब सिर्फ टीचर आती हैं, पढ़ाती चली जाती हैं, बाद में बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, टीचर को कोई मतलब नहीं होता। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। लंबी अवधि तक उनकी आवश्यकता नहीं है। तो एक्चुअली जो मेन रीजन है वो क्या है, बच्चों के साथ उनका कांटेक्ट नहीं होता। पहले के जो टीचर्स थे वो भी ऐसे ही थे, और अब भी, मतलब अब टीचर अगर किसी कभी भी, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टीचर हैं, अगर हमारे पास कभी भी हम सो रहे हैं, कभी बच्चे की मदर का फोन आ जाए, कुछ आ जाए, तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, यार छोड़ना कल बात करते हैं। लेकिन हाँ, हमें सीखना चाहिए, हमें बच्चों से कांटेक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, हाँ, आज बच्चे कह रहे हैं मैम आज तो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। क्या आज क्वेश्चन टफ लग रहे हैं किसी को भी? एक बार कमेंट कीजिए, बिकॉज हार्ड ट्रक करने का मैम आज तो रिवाइज करना बनता है। और रिवाइज करने के लिए क्या है, आपको तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 28, 28। विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है? बताइए, वो कौन सी मेथड होता है जहां बच्चा अपने वातावरण से ज्ञान अर्जित करता है? जो भी उसके वातावरण में होता है उसका वो अवलोकन करता है और ज्ञान अर्जित करता है। वो कौन सी विधि है, बताइए। अपने वातावरण में रहकर ज्ञान अर्जित करता है, वो कौन सी विधि है? तो वो है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अन्वेषण में तो वो खोज करता है, प्रयोगशाला में वो प्रयोगशाला लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है। लेकिन अवलोकन में, अपने पर्यावरण में वो क्या करता है, नई चीजों का ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करके सीखता है। तो धीरेन्द्र जी क्लियर हुआ? हाँ जी, अरुण, सीमा, आकृति, जूही, हार्ट ट्रकर, वंदिता, हाँ जी, अरुण, सीमा, बताओ क्लियर? तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़िए, तभी कहा था मैंने कि इसका टेस्ट जरूर देना। आइए 29th क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और, फिर लास्ट क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। चलिए 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 चलिए, शाबाश। और जितना अधिक आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ही अधिक आप लोग एक्टिव फील करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावात्मक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? अगर आप बच्चों का भावात्मक विकास करना चाहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या नहीं करेंगे, बताइए। कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण, शिक्षकों और अभिभावकों की उचित भागीदारी, कक्षा का नियंत्रित वातावरण, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर आप, वेरी गुड, सी वाले, यूनिटी, वेरी गुड। तो यहाँ पर इसका सी, आप बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट कब नहीं कर सकते? जब आप बच्चों पर कंट्रोल रखेंगे। कंट्रोल करने से कभी भी आप बच्चे को उसके इमोशनली आप नहीं जुड़ सकते। अगर मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि जो मैं पढ़ा चुप करके बस वही पढ़ो, तुमने नहीं बोलना। मैंने यूट्यूब पे बहुतों को देखा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वही पढ़ो, बोलना नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं बोलना। ऐसे ऐसे करके भी बोल देते टीचर्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो टीचर्स बच्चों से बातचीत करते रहेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझते रहेंगे, वो टीचर बच्चों से कनेक्ट होंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, तीसरा। और उन टीचर को बच्चे क्या करेंगे, थम्स अप भी देंगे, लाइक भी करेंगे, है ना जी। तो अब डेमोक्रेटिव में तो देखो भावात्मक कनेक्ट होता है, उचित भागीदारी होगी तो भी, और ये उपयुक्त भी नहीं है, तो इसका आंसर तीसरा है।
कंट्रोल्ड क्लासरूम इसका सही आंसर है, तीसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, कंट्रोल करोगे तो यार बच्चा बिल्कुल आपको अपना नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा, वो आपकी क्लास में नहीं आएगा। आप ट्राई कर लो, नहीं आएगा वो, बिल्कुल कतई नहीं आएगा। छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। वो तो रो रो के ऐसे बाल्टियां भर देगा, नहीं मम्मी 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 मैडम मारती है, नहीं मम्मी मैडम बात नहीं सुनती, मम्मी मम्मी, वो ऐसे करके बाल्टी भर देगा भाई अपने आंसुओं की। ठीक है, तो वो कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। चलो, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि आपको पता है, जो कि आपका क्या होगा, होमवर्क प्रश्न होगा। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को होमवर्क में करना। शैक्षिक मनोविज्ञान में डैश में सहायक है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो किस में सहायक है, बताइए। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो किस में सहायक है? गौरव कुमार सिंह, मैम वेयर टू गेट दीज नोट्स यू शेयर्ड विद अस इन दिस वीडियो? नोट्स नहीं है, दीज आर द पीडीएफ्स। ओके, वो पीडीएफ्स होती है, वो मैं शेयर नहीं करती हूँ। मैंने ये कहा था यहाँ पर कि मेरे पास अगर 100 बच्चे अगर लाइव बैठ जाते हैं तो मैं पीडीएफ शेयर करना शुरू कर दूंगी, लेकिन वो उस गोल पर हम अभी पहुंचने को हैं। जब पहुंच जाएंगे उसके बाद पीडीएफ शेयर हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस क्लास को रिवाइज करने का एक तरीका है, वो क्या है कि इस क्लास के खत्म होते ही आपको एक टेस्ट का लिंक दिया जाता है। इस क्लास के खत्म होते ही आपको एक टेस्ट का लिंक दिया जाता है, जो लिंक आपके कमेंट्स बॉक्स में दिया जाता है। अब जब क्लास खत्म होगी ना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वहां से उसको क्या क्या कर सकते हैं, वहां वहां जाके टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से क्या है, रिवीजन। आज जो प्रश्न हुए 29 प्रश्न, उनमें से 20 प्रश्नों का टेस्ट है, क्लियरली मैंने ही बनाया, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और लाइक कर लिए होंगे। डेली के डेली, मतलब आप मानिए जनवरी के सिर्फ अब 9 ही 10 ही दिन रह गए हैं, तो डेली के डेली आओ और सीखो। ठीक है जी, चलो गुड। तो दिस होमवर्क क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि मैंने आंसर आपको दिखाया होगा। तो टीचिंग परीक्षा के साथ बैचेस हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो भी हमारे बैचेस में हैं। आप लोग इनरोल कीजिए, 55% ऑफ हमारे सभी बैचेस पर आपको मिलेगा अभी। ठीक है, आपका केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टैट, यूपी टैट, यूपी सुपर टैट, जे टैट, बी एस स्टैट, बी एस टैट फेज 2, ये सभी बैचेस आपके सीडीपी को फोकस करते हुए अवेलेबल है। बाकी बीपीएससी 4.0 जो कि हमारा हिट बैच है वो भी अवेलेबल है। तो आप लोग कनेक्ट कीजिए, आप लोग जुड़िए, और लास्ट में जरूर बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में 5 मिनट के अंदर अंदर आप देख लीजिएगा, आपको टेस्ट का लिंक दिया जाएगा। आप उस टेस्ट के लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट टेस्ट दीजिए। अगर आप कहें तो मैं आपको अभी लाइव कमेंट्स में ही टेस्ट का लिंक दिलवा देती हूँ। तो अभी मैं आपको लाइव कमेंट्स में ही टेस्ट का लिंक दिलवा देती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इतने आप कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी 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 लगी। चलिए, अभी आपको कमेंट्स में ही, लाइव कमेंट्स में ही टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, मैं मैम को बोल देती हूँ, वो आपको प्रोवाइड कर देंगी। हाँ, तबीयत तो देखो अब तो ठीक है मैम। मैं लाइव क्लास में हूँ अभी, आप प्लीज लाइव कमेंट्स में टेस्ट का लिंक शेयर कर देंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। कर रही हैं अभी, तुरंत कर देंगी। तुरंत यहाँ पे टेस्ट का लिंक आ रहा है, अभी देके ही जाओ। ठीक है, और देखो चेक करो कितना सही हो रहा है अब तुम्हारा। ठीक है, धीरेन्द्र कह रहे हैं मैम आज तो क्लास में शक्तिमान और प्रभु याद आ गए। बिल्कुल आने भी चाहिए भाई, कभी कभार ऐसे कोई प्रश्न आसान थे, अगर देखा जाए तो ये प्रश्न आसान थे। ठीक है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, वो आपकी नॉलेज तो चेक करती हूँ मैं, है ना। चलो, कल फिर टॉपिक की क्लास है। ठीक है, कल टॉपिक करेंगे, गेस्टॉल्ट वादी वगैरह हमारे टॉपिक रह गए थे। तो मैम ने यहाँ पर टेस्ट का लिंक देखिए प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट टेस्ट पे पहुंच जाइए। मैम एक बार कमेंट्स में भी टेस्ट का लिंक पिन कर देंगी और कमेंट्स बॉक्स में भी डाल देंगी। ठीक है, चलो ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ बेस्ट डे, एंड मिलते हैं शाम को 7 बजे। मैंने कहा है शॉर्ट्स के लिए CDP by TP टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर लो, वहां पे शॉर्ट्स के लिंक दे रही हूँ। ओके, चलो बाय।